ठीक है, ठीक। हम लोगों ने ना कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोगों ने पढ़ लिए थे 3 गोलमेज सम्मेलन, और हमने पढ़ा था कि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, पहले और तीसरे को बॉयकॉट किया। अगली बात हमने पढ़ी कि बी आर अम्बेडकर इकलौते नेता हैं जिन्होंने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद हो जाता है, किस बात को लेकर? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर, कम्युनल इलेक्टोरेट को लेकर के, जिस वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है। तो होता यह है कि जब ये लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं तो अंग्रेज इस बात को भांप चुके रहते हैं कि भारत में गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद किस बात पर है, और वो है दलितों से संबंधित पृथक निर्वाचन। तो अंग्रेज क्या करते हैं? अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं और अंबेडकर जी की बात को मान लेते हैं, और 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो वहाँ से एक ऑफर आता है इंडिया, जिसका नाम था मैकडॉनल्ड अवार्ड। मैकडॉनल्ड अवार्ड में मैकडॉनल्ड इसलिए क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं उनका नाम रहता है रैमजे मैकडॉनल्ड, ठीक है। वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है रैमजे मैकडॉनल्ड। अब 1932 में ये भेजते हैं मैकडॉनल्ड अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। मतलब इसमें ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ करवा देते हैं, जिसकी मांग अंबेडकर जी कर रहे होते हैं। अब मतलब ये एक तरह के ऑफर के तौर पर भारत भेजा जाता है कि हम ये वाली व्यवस्था इंडिया में शुरू करने वाले हैं। अब जब ये भारत आता है तो उस वक्त गांधी जी यरवदा जेल पुणे में कैद रहते हैं, है ना। और उस टाइम पर जब ये ऑफर भारत आता है तो अंबेडकर काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये मेरी बात मान ली गई। लेकिन गांधी जी का ईगो फिर हर्ट हो जाता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, वो वहाँ पे खिलाफ बोलकर आए रहते हैं इसके। तो इस वजह से क्या होता है, जब ये ऑफर भारत आता है तब अंबेडकर जी और गांधी जी में फिर विवाद शुरू हो जाता है। अंबेडकर कहते हैं इसे मान लेना चाहिए, गांधी जी बोलते हैं इसे नहीं मानना चाहिए। उस वक्त की यरवदा जेल पुणे में रहते हैं, ध्यान रखना ना। तो उस वक्त फिर कुछ लोग रहते हैं जो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाते हैं, इन दोनों के बीच में मीडिएटरशिप करवाते हैं। जैसे कि उसमें रहते हैं सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। क्या क्या कहा मैंने? सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, ये दोनों मिलकर के फिर यरवदा जेल पुणे में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं पूना समझौता, पूना पैक्ट, सन 1932। क्यों करवाया जाता है? ताकि मैकडॉनल्ड अवार्ड के ऊपर इन दोनों के बीच में आपसी समझौता हो जाए, जिसमें गांधी जी की बात मानकर अंबेडकर जी जो हैं वो मैकडॉनल्ड अवार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वजह ये रहती है कि ऐसे ही मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। गांधी जी यरवदा जेल में अनशन करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो इमोशनल हथियार है हंगर स्ट्राइक, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। मजबूरी में अंबेडकर जी को बात माननी पड़ती है। बदले में फिर ऐसा रहता है कि गांधी जी बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं जब निकलूँगा तो फिर हम ये जो दलितों के उत्थान की बातें हैं उसके लिए वो हरिजन सेवा संघ बनाते हैं, हरिजन मैगजीन निकालते हैं, देश में जा कर के हर जगह भ्रमण करके हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश करवाते हैं। ये जो हरिजन उत्थान कार्यक्रम आप गांधी जी का देखते हैं ना, वो उनकी इसी पुणे समझौते के बाद का कार्यक्रम है। यानी अगर उनकी बात अंबेडकर जी ने मानी है कि हाँ ठीक है, दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन में नहीं रखना है, तो गांधी जी को भी तो कुछ बातें माननी होंगी। तो उनका ये कहना था कि हम जो है हरिजनों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। साथ ही साथ पुणे समझौता में केंद्र और राज्य विधानसभा, यानी कि लोकसभा उस वक्त की, आज की जैसे लोकसभा होती है वैसे केंद्र विधानसभा, और विधानसभा जो राज्य की होती है, उसमें दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दिया गया, पर सांप्रदायिक निर्वाचन उनको नहीं दिया गया। तो पूना समझौता में केंद्रीय राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं दिया गया। और हरिजनों के उत्थान का एक प्रण गांधी जी ने समझौते में लिया था, ठीक है। इसमें मध्यस्थों के नाम पूछता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जी, गया वो उस तरफ, उस तरफ गिर गया है, रुक जा, दूसरा है क्या, इसको निकाल लेंगे बाद में। पुरुषोत्तम दास टंडन, हाँ उधर ही गिर गया, ऊपर हटा के दूसरा दे दीजिए।
ठीक है, ये 4 लोग मीडिएटर थे जिन्होंने ये समझौता इनके बीच में करवाया। तो देखो 1932 में ये सारी घटनाएं हो रही है ना, मैकडोनल्ड अवार्ड आया, फिर पूना समझौता हुआ, और उसके बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी जो है 1932 में ही होता है, जिसमें कांग्रेस अगेन इंटरेस्टेड नहीं होती, वो उसका बहिष्कार करती है और उसमें भाग नहीं लेती। इस तरह से क्रमानुसार ये सारी घटनाएं होती है, ध्यान रखिए। चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा, ठीक ठीक चल जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो 1932 तक का घटनाक्रम ये है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों की एक सीरीज चल रही है, आपने देखा होगा 10 दिन का महाअभ्यास, 11 बजे, 1:30 बजे और 4 बजे कुछ MCQs हम आपके सामने ला रहे हैं। कल और परसों की जो सीरीज़ थी उसमें पोखराज सर, राघवेंद्र सर और मेरी क्लासेस थी, ठीक है। आज और कल गैप है, फिर मंडे से फिर आपकी तीन आपके सीरीज़ के वीडियोज़ आएंगे लाइव। उनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के, जितने भी आपके हॉस्टल वार्डन, महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक, इससे संबंधित जितने भी हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो मैंने कल और परसों सीरीज़ ली है उसमें मैंने हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डील किए। मतलब मैंने कल वाली सीरीज़ में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस डील किए, तो उसमें भी मैंने बताया, उसको अगर आप देखेंगे लाइव अपलोड हो जाता है, तो उसे अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ घटनाओं का क्रम पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। जैसे कि एक ही वर्ष में 2-3 घटनाएं हुई, आपने देखा था थोड़ी दिन या कल की क्लास में कि कराची अधिवेशन होता है, भगत सिंह को फांसी होती है, गांधी इरविन समझौता होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। अगर आप वर्ष देखेंगे ना तो सारी चारों घटनाएं 1931 में हुई थी। तो आपको ये चारों घटनाएं दे देता और बोलता है कि इसको क्रम से सजाइए, है ना। वैसे ही गांधी जी जब भारत आते हैं तो साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, ये 4-5 घटनाओं को जंबल करके दे देता और बोलता है क्रम से सजाइए। तो ध्यान रखिएगा, गांधीवादी काल जब से शुरू होता है सन 1920 से लेकर 1947 तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको क्रम में जमाने के लिए दे सकता है। तो पहला तो ध्यान आपको किसके बाद क्या हुआ इस पर ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है, अगर कोई घटना अलग अलग वर्ष में हुई तब तो आप ध्यान में रखोगे। जैसे सबको पता है अगर चंपारण और असहयोग आता है तो आपको पता है एक 17 में हुआ और एक 20 में हुआ, लेकिन अगर खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आता है तो दोनों 1918 में हुए थे। अब उसमें क्या है, जब तक कि आप एक के बाद एक क्रम से नहीं याद रखोगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। कई लोग इसके लिए क्या करते हैं, उस वर्ष की डेट्स या मंथ को रटते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ, फिर भगत सिंह लोग को फांसी 23 मार्च को हुई, फिर 29 मार्च को कराती। अब इतना तो आप याद नहीं रख सकते ना, उस टाइम तक के लिए ठीक है। क्या पूरी घटनाएं जो 1920 से 47 के बीच में, क्या आप पूरी घटनाओं को ऐसे याद रख सकते हो? क्या नहीं याद रख सकते। आप वर्ष याद रख सकते, डेट्स नहीं याद रख सकते। तो इसीलिए कहानी के रूप में क्रम से जो पूरी बंधी हुई है ना, इनको अच्छे से याद रखिए आप। मतलब किसके बाद क्या हुआ, जैसे आप ये घटनाएं देखो ना, सब 1932 में हुई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1932 में हुआ, मैकडोनल्ड अवार्ड भी आया, पूना समझौता भी हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1932 में हुआ। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आप अगर इसमें भी देखोगे तो मंथ और डेट रट नहीं पाओगे, रट लोगे तो याद नहीं आएगा। इसलिए उसको एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिला करके सिरे से सिरे पढ़ते जाओ सीक्वेंशियली, है ना। आपको ये पता होगा कि इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, तो आप क्रम से हमेशा सजा लो, ठीक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विवाद हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले हुआ। उसके बाद फिर आया सांप्रदायिक पंचाट, उसके वजह से अब सांप्रदायिक पंचाट पर विवाद हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, इसीलिए पूना का समझौता हुआ। और पूना के समझौते में फिर ऐसा हुआ कि बातें खत्म हो गई, तो उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और गांधी जी दोबारा नहीं गए लंदन। तो इस तरह से आपको ये घटनाएं ऐसे याद रहना चाहिए, आप मंथ और डेट याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिए 1932 के बारे में। उसके बाद अगर आप देखते हैं ठीक, तो अब आ जाता है सीधा 1937। बीच में 4-5 साल शांत रहता है, बहुत कुछ इंडिया में घटता नहीं है सिग्निफिकेंट तौर पे। एक चीज़ जो होती है 1935 में ही बीच में, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप जब संविधान पढ़ें या चाहे आप इतिहास पढ़ें
दोनों में ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके तहत भारत का जो अर्ध संघात्मक ढांचा है उसे गढ़ा गया। आपने पॉलिटी पढ़ा है तो शायद अर्ध संघात्मक ढांचे के बारे में जानते होंगे, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। वो जो आया है इंडिया में वो 1935 के अधिनियम से आया। अधिनियम समझ रहे हो ना अभी तक? जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अधिनियम मतलब ब्रिटेन वाले जब इंडिया में शासन करने के लिए वहाँ की संसद से नियम बना बना के भेजते थे, उन्हीं को अधिनियम बोलते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत जो भी नियमावलियाँ आई इंडिया, वो 1947 तक उसी के तहत इंडिया में शासन चला। तो 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 1935 के एक्ट को लाने के लिए ही साइमन कमीशन भेजा गया था। वही सर्वे करके गया, फिर नेहरू रिपोर्ट को उन लोगों ने देखा, जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को देखा। इन सब का विश्लेषण करने के बाद फिर तीनों गोल में सम्मेलन इसीलिए हुई थी, और उसके बाद फिर फाइनली 1935 का एक्ट भारत आता है। ठीक है, कि क्या प्रशासनिक परिवर्तन भारत में करने हैं, इसके लिए एक्ट आया था। तो 1935 के एक्ट में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें से एक नया प्रावधान होता है कि देश में आम चुनाव करवाए जाए, मतलब जनरल इलेक्शंस। ठीक, अलग अलग प्रांतों में जो दूसरी पार्टियां हैं वो आम चुनाव करें। ठीक, तो इस तरह से इस 1935 के अधिनियम को जब पारित किया जाता है तो वर्ष रहता है 1935, लेकिन जब वो भारत में लागू होता है तो 1937 में लागू होता है। एक होता है पारित करना, जैसे आप लोगों ने कोई प्रस्ताव लाया, आपस में सहमति देकर हस्ताक्षर कर दिए, पारित हो गया। बट उसको इनैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक ऑर्डर अलग से रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, वो आपका 2 साल बाद हुआ। भारत में लागू हुआ 1935 का अधिनियम 1937 में। तो इस वजह से 1937 में भारत में प्रांतों में पहली बार आम चुनाव हुए, अलग अलग स्टेट्स में जनरल इलेक्शंस कराए गए। उन जनरल इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो हर प्रांत में सबसे मुख्य पार्टी जो थी वो थी कांग्रेस। लेकिन 2 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे मुस्लिम लीग ज़्यादा हावी थी। एक तो बंगाल, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश वाला क्षेत्र बंगाल में मर्ज था, जिसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा। दूसरा पंजाब, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान मर्ज था पूरा, और उसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा। इस वजह से पंजाब और बंगाल यहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रभुत्व ज़्यादा था, और देश के बाकी शेष जो आपके प्रांत हैं वहाँ पे कांग्रेस का। तो जब आम चुनाव हुए तो आप देख सकते हैं 11 थे टोटल प्रांत जहाँ आम चुनाव हुए। उनमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। एक और प्रांत था जो बिल्कुल गुजरात और पाकिस्तान के बीच पे है, सिंध, जिसमें मुसलमानों की और हिंदुओं की आबादी बराबर थी। वहाँ पे एक तीसरी पार्टी अस्तित्व में आई, यूनाइटेड पार्टी। वहाँ ना तो कांग्रेस जीत पाई ना ही मुस्लिम लीग। तो ऐसे करके आप 11 में से देखेंगे तो 5 प्रांत में कांग्रेस, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग, और सिंध में अगर आप देखेंगे तो आपका यूनाइटेड पार्टी बनी थी। ठीक है, तो बाकी सब जगह जो थी मैं वो 5 प्रांत इसलिए लिखी हूँ, एक्चुअली 8 होना चाहिए। 3 जगह कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। मतलब अगर आप 11 में देखोगे तो 5 हो गया, पंजाब बंगाल 6-7, और सिंध हो गया 8। हम अभी 3 और क्षेत्र बच रहे हैं। वो 3 क्षेत्रों में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन वो किसी के साथ गठबंधन करके बनाया था उन्होंने। तो इस तरह से 11 में से आप मान के चलो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 5 में सिर्फ कांग्रेस की, 3 में गठबंधन वाली सरकार, 2 में आपकी मुस्लिम लीग, और 1 में यूनाइटेड पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ? देश के इस आम चुनाव में कांग्रेस हावी रही। सभी पार्टियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। ठीक है, लेकिन इस वजह से सबसे ज़्यादा इससे नफरत कौन करता है? मुस्लिम लीग, क्योंकि उसकी राइवल पार्टी रहती है ना, और उसे हार का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 2 प्रांतों में उसको सफलता मिलती है, 8 प्रांतों में कांग्रेस। तो फिर भी क्या ही कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपनी अपनी सरकारें बनाई, मंत्री परिषद बने, शासन होना शुरू हो गया। 1937 से 1939 तक के ये जो सरकारें हैं अच्छे से चलती हैं। लेकिन 1939 में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से कांग्रेस के सभी मंत्री, वो जो 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग इस्तीफा दे देते हैं। और वो घटना ये है कि उस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको बताया था, याद है आपको? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। पहला वाला 14 से 18 चलता है, दूसरा 39 से 45 चलता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो जाता है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम हमेशा से गुट निरपेक्षता का फॉलो करते आए, ये मैंने आपको बताया। तो हम इस बार भी दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? बिना भारतीयों की सहमति लिए
विश्व पटल पर ये घोषित कर दिया कि भारत हमारे साथ है इस विश्व युद्ध में, हमारे तरफ से लड़ रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था, हमने ऐसी कोई मंशा नहीं जताई थी। तो जैसे ही हमको ये पता चला कि अंग्रेज़ों ने हमारी मर्जी के खिलाफ हमें विश्व युद्ध में घसीटने की कोशिश की है, तो उसका विरोध प्रदर्शित करते हुए वो पूरे 8 प्रांत में जो कांग्रेस के मंत्री थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया। दे ऑल रिजाइंड। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 साल के करीब ये कांग्रेस की सरकार चलती है 8 प्रांतों में, और फिर ये लोग इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफा देने से सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? मुस्लिम लीग। अंग्रेज़ों से ज़्यादा कौन होता है? मुस्लिम लीग। तो इसका मतलब ये, वो तारीख थी 22 दिसंबर 1939, जिस दिन कांग्रेस के इस्तीफा देने की वजह से मुस्लिम लीग इतनी खुश थी कि उसने उस दिन मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मतलब कि डे ऑफ डिलीवरेंस, इंग्लिश में डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं, हिंदी में मुक्ति दिवस, कि देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। ठीक है, इस तरह से तो नहीं, कभी कभी डेट्स और डेज भी पूछता है, मुक्ति दिवस किसने बनाया था, कब बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब होता ऐसा है कि कांग्रेस तो शामिल नहीं होती है, मतलब भारत औपचारिक रूप से शामिल नहीं होता है, और विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ उधर बिजी हो जाते फिर से, लेकिन अंग्रेज़ों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो चाहते हैं कि इंडियंस इसमें शामिल हों। वजह क्या है? वजह यह है कि इस बार अंग्रेज़ों के दुश्मनों के गुट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश होता है जिसका नाम है जापान, और जापान भारत के भौगोलिक सीमा से काफ़ी करीब था। पहले विश्व युद्ध में तो सब यूरोप में युद्ध चल रहे होते हैं ना, यूरोप में 2 गुट बने रहते हैं, भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत को ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में जो इंग्लिश लोग तैनात थे उनको कोई नुकसान था क्या? नहीं, वो यूरोप में चल रहा था। अब ऐसा है कि अगर आप मैं जापान की बात करूं तो इंडिया के बगल में म्यांमार, म्यांमार के बगल में जापान। अगर आप ऐसे देखें तो भारतीय सीमा के बहुत करीब था जापान, और अंग्रेज़ों का दुश्मन था उस विश्व युद्ध में। तो अंग्रेज़ क्या थे, जापान उस वक्त काफ़ी शक्तिशाली था, तो वो चाहते थे कि इंडियंस उनका साथ दें, क्योंकि अगर इंडियंस उनका साथ नहीं देंगे तो जापान ने अगर भारत पर अंग्रेज़ों की गुटों पर हमला कर दिया तो फिर वो मुट्ठी भर अंग्रेज़ कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक भारतीय सैनिक उनके साथ नहीं होंगे। इस वजह से उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि हमें मनाएं वर्ल्ड वॉर में हम उनका साथ दें, और इसी वजह से सन 1940 में आप देखते हैं वो लोग हमें लालच देना शुरू करते हैं, हमको प्रस्ताव देना शुरू करते हैं कि तुम विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, बदले में हम तुमको तुम्हारी मांगे कुछ हद तक पूरी करके देंगे। तो ऐसी अंग्रेज़ हमको लालच देना शुरू करते हैं, और उसी लालच की सिलसिले की पहली कड़ी आती है सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में। इंग्लिश में हम कहते हैं ऑगस्ट ऑफर। ये ऑफर 8 अगस्त 1940 में आता है, इस वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया रहता है भारत के लिए, जिसमें ये लोग कहते हैं कि तुम हमारा विश्व युद्ध में साथ दो, बदले में हम तुमको औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। आपको याद है डोमिनियन स्टेटस के औपनिवेशिक स्वराज मैंने 1-2 बार आपको बताया, मैंने होम रूल आंदोलन में बताया, मैंने नेहरू रिपोर्ट में आपको बताया था कि हम ना औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे। औपनिवेशिक स्वराज मतलब हम चाह रहे थे कि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश ही रहेंगे, बट हमको स्वराज दे दीजिए, है ना। तो ये वाली जो हमारी मांग थी उसको इसमें मान लिया अंग्रेज़ों ने कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे, लेकिन वो चाहते थे कि हम उनका साथ दें विश्व युद्ध में। ठीक है, अब ये ऑफ़र जैसे हमारे लिए आया तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफ़र को हमने रिजेक्ट कर दिया। वजह ये कि अब हमें औपनिवेशिक नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए था। मैंने आपको बताया था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा लहराया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बताया था मैंने। तो मतलब 1929 से ही अब हम औपनिवेशिक नहीं पूर्ण स्वराज चाह रहे थे, कि पूर्ण स्वराज मतलब तुम हमें यहाँ होने ही नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से पूरी तरह इंडिया को हमारे हवाले करके। तो ये वाली मांग को रखे हुए ही अगर मैं 1940 की बात करती हूँ तो 11 साल हो चुके थे 1929 से। तो हमारी इस मांग को इग्नोर करके वो औपनिवेशिक स्वराज देना चाह रहे थे, इस वजह से हमने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो उनका ये पासा नहीं चला, मतलब कि अगस्त प्रस्ताव आया और विफल हो गया। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में वर्ष पूछता है अगस्त प्रस्ताव का 1940 क्या ऑफर दिया था, औपनिवेशिक स्वराज का ऑफर दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद
ऐसा हुआ कि 2 साल तक की अगर आप देखेंगे, अच्छा 1940 में जब औपनिवेशिक स्वराज का ऑफर आया और हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ जो हमारे लिए अच्छा करना चाह रहे थे वो उन्होंने हमसे छलावा किया। वो हमको रोक करके रख रहे थे आंदोलनों में कि भाई आप कोई आंदोलन ना करें, हम जो है आपके लिए कुछ सही ला रहे हैं। और जब लाया गया तो औपनिवेशिक स्वराज का प्रस्ताव लाया गया जिसे हमें मजबूरी में रिजेक्ट करना पड़ा। इस वजह से सन 1940 में एक तीसरा आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह, या हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो 1940 में याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में ऐसा था कि जो सत्याग्रही हैं वो अलग अलग जगह इंडिविजुअली सत्याग्रह करेंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से करेंगे, और फिर सत्याग्रह करके सब कूच करेंगे दिल्ली। इस वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो थीम था वो था दिल्ली चलो। आपने कभी सुना होगा दिल्ली चलो का नारा। तो उसकी वजह यह थी कि देश में जहाँ जहाँ अलग अलग सत्याग्रही थे उन लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअली सत्याग्रह किया और सब के सब इकट्ठा होने वाले थे दिल्ली अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। इनमें ध्यान रखिए, वैसे तो सत्याग्रह नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गांधी जी आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह के सबसे मेन नेता जो सबसे पहले सत्याग्रही भी माने जाते हैं वो है विनोबा भावे जी। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन लोगों का नाम याद रखना, वर्ष याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो का नारा याद रखना, विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और सरदार पटेल तीसरे सत्याग्रही थे। इतना ही बस आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये विनोबा भावे जी, आता है सन 1942। 2 साल गुजर चुके, अंग्रेज विश्व युद्ध में काफ़ी आगे चरम तक पहुंच चुके थे, पूरी तरह से उनका ध्यान वहीं पर था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का कुछ हद तक के असर पड़ा पर बहुत ज़्यादा नहीं। अंग्रेज विश्व पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और 1942 तक की इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जापान काफ़ी हावी हो चुका था, म्यांमार की सीमाओं तक पहुंच गया था। म्यांमार बर्मा हमारा पड़ोसी देश है, इसका मतलब वहाँ तक की सीमाओं तक पहुँचने का मतलब क्या है, वो कभी भी भारत एंटर कर सकते थे म्यांमार की सीमाओं से। अगर आप देखें जापान जो है वो म्यांमार की सीमा तक पहुँच गया था, तो म्यांमार के बाद सीधा इंडिया था और इंडिया में अंग्रेज़ी हुकूमत थी। तो अब इंडिया के अंदर जो अंग्रेज़ थे वो जापान से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और उनको पता था कि इंडियंस उनके साथ नहीं। इस वजह से उन्होंने आनंद फानन में फिर से एक प्रस्ताव इंडिया भेजा कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, बदले में आपको जो चाहिए हम दे देंगे। आपको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज दे देंगे, अंतरिम सरकार चाहिए वो दे देंगे, जो भी चाहिए हम दे देंगे। वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है प्रीलिम्स और मेंस में कि क्या ऑफ़र किए थे इन्होंने, लेकिन अभी आप सिर्फ इसकी डेट और इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। तो 1942 में भारत का सहयोग पाने के लिए उन्होंने अपनी लालच के सिलसिले की दूसरी कड़ी भारत भेजी और वो था क्रिप्स प्रस्ताव। सुना होगा आपने क्रिप्स मिशन। पहला प्रस्ताव था अगस्त ऑफर, दूसरा था क्रिप्स मिशन। वर्ष था 1942। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन था। ठीक है, अब इसके लिए इंडिया की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी नेगोशिएटर। हमने एक प्रस्ताव लाया है तो आपकी तरफ से कौन हमारे साथ बात करने आएगा, तो ये दोनों मेन नेगोशिएटर्स थे। ठीक है, अब इसमें ये था कि ये लोग डोमिनियन स्टेटस को और बढ़ा चढ़ा करके हमें बहुत सारी स्वायत्ताएँ दे करके, ऑटोनॉमी दे करके हमको देना चाह रहे थे, यानी कि मान के चलो पूरी तरह से हमारे फेवर का प्रस्ताव था। भारतीय जो चाह रहे थे वो 90% चीज़ें वो हमको देना चाह रहे थे क्रिप्स प्रस्ताव में, क्योंकि उनको हमारा सपोर्ट चाहिए था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज जो था वो ये था, उनका ये कहना था कि हम आपको ये स्वायत्ता देंगे, हम आपको बहुत उदारवादी डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन ये सब विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद देंगे, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब ये है कि वो वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा था ना, अंग्रेज हार रहे थे, जापान हावी था, वो हमें ऑफर दे रहे हैं, तो उसमें ये लिखना था ना साल भर के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको ये दिया जाएगा, यहाँ पे ये दिया जाएगा, वहाँ पे वो दिया जाएगा, सब बोलना चाहिए ना। ऐसा ना बोल करके उन्होंने बोला हम आपको सब देंगे पर एक बार ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाए। किसको पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, किसे पता कि विश्व युद्ध समाप्त होगा भी कि नहीं, साल में होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में, 100 साल में, 100 ईयर वॉर्स तक चली दुनिया में। तो इस वजह से कांग्रेसियों को समझ में आया कि अंग्रेज चाल क्या चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी हमारा साथ ले लें और उसके बाद फिर वो अपनी चाल चले।
इस वजह से क्रिप्स मिशन में हमारे मन मुताबिक प्रस्ताव होने के बावजूद, इस पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से कि विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद हम सब देंगे जो उन्होंने बोला ना, इस वजह से हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। आपने सुना होगा अक्सर एक क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर किस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था? वो यही प्रस्ताव था, पोस्ट डेटेड चेक। हिंदी में देखो उत्तर तिथि चेक, बट हिंदी में भी मैंने पोस्ट डेटेड चेक वाला ही क्वेश्चन ज्यादा देखा है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आप हमको ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा चेक दे रहे हो जिसको हम कब एनकैश कर सकते हैं, उसकी कोई तिथि ही निर्धारित नहीं है, इसलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखिए, पोस्ट डेटेड चेक कर गांधी जी ने किसे रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये था क्या? क्रिप्स प्रस्ताव। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अब क्रिप्स प्रस्ताव में भी हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं थी, हमें फिर लगा कि हमें छला गया। इस वजह से गांधी जी ने अपना अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ किया, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये गांधी जी का अंतिम जन आंदोलन था। तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, हमें लग रहा था साल 2 साल 3 साल अंग्रेज चुप बैठे थे, खामोश बैठे थे, हमें भी चुप करा कर बैठा था उन्होंने कि भाई आप जो है अभी धैर्य बनाए रखें, हम आपके मांगों के अनुसार कुछ ना कुछ प्रस्ताव ला रहे हैं। ऐसा अंग्रेज़ों ने हमें बेवकूफ़ बना करके रखा हुआ था। और जब 42 में आया तो उन्होंने बोला विश्व समाप्त हो जाने के बाद जब आपको लॉलीपॉप देंगे, अभी आप हमारा साथ दे दो। तो ये जो चीज़ थी हमारे साथ छलावा था, और इसी वजह से डिससेटिस्फाइंग क्रिप्स मिशन की वजह से गांधी जी ने क्या किया? अपना अंतिम जन आंदोलन शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नारा है करो या मरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डू और डाई का ये जो स्लोगन है वो गांधी जी ने इसी में दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है और अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। वजह यह है कि अनौपचारिक रूप से गांधी जी ने हम ऐसा कोई आंदोलन करेंगे करके वर्धा में जो उनका आश्रम है वहां पर ये प्रस्ताव को रखा था। तो पहली बार ये प्रपोजल वर्धा में आया था, इसलिए हम इसको वर्धा प्रपोजल या वर्धा प्रस्ताव बोलते हैं। उसके अलावा इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त रेवोल्यूशन। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, वैसे 7 अगस्त को मीटिंग हुई थी, 8 अगस्त को पारित हो गया था, 9 अगस्त से शुरू हो गया था। तो ये भी अगस्त में शुरू हुआ था, इस वजह से अगस्त क्रांति। ठीक है, उसके अलावा बॉम्बे में जो औपचारिक कांग्रेस का अधिवेशन था, बॉम्बे अधिवेशन, वहाँ से इसको औपचारिक रूप से स्टार्ट किया गया। ठीक, और वहाँ का एक ग्वालियर टैंक नाम का मैदान है, वहाँ पे गांधी जी ने खड़े होकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, जैसे इनका पूरा स्लोगन है, द मंत्र इज डू और डाई, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, वी शैल नॉट लिव टू सी द परपिचुएशन ऑफ आवर स्लेवरी। यानी आपके इस आंदोलन का मंत्र है करो या मरो, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी की इस कोशिश में अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन हम इस गुलामी को अंत काल तक के नहीं खींचने देंगे। ये इनका पूरा स्लोगन था, जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, जिस तारीख से ये शुरू माना जाता है आंदोलन, उस तारीख को ये मंत्र इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि काफ़ी प्रभाव था। ठीक, जैसे ही 8 अगस्त को ये पारित होता है, 9 अगस्त को अंग्रेज सतर्क हो जाते हैं। विश्व चल रहा होता है, उनको पता रहता है अब गांधी जी बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसको रजिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इस आंदोलन को बल पकड़ने से पहले दबाना ज़रूरी है, कुचलना ज़रूरी है, इसलिए उनसे पहले अंग्रेज़ एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही पता चलता है 8 अगस्त को आंदोलन पारित हो गया है, अब ये लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्टिविटीज़, तो 9 तारीख को अंग्रेज़ जो है ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाते हैं। ऑपरेशन ज़ीरो आवर मतलब जितने शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, सबकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर देते हैं, इंक्लूडिंग गांधी जी। गांधी जी के लेकर जितने भी उस समय जीवित नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी सिलसिले में आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आप पढ़ेंगे कि जब बॉम्बे अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ के नेता जाते हैं तो मलकापुर रेलवे स्टेशन में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वही है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत सारे शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होती है ताकि आंदोलन दम तोड़ दे। लेकिन
इस आंदोलन को हम कहते हैं नेतृत्वहीन आंदोलन, लीडरलेस मूवमेंट। यानी इतने नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ये आंदोलन दम नहीं तोड़ता। जितने लोग बचे रहते उनमें से कोई लीडर बन जाता, उसको गिरफ्तार करते तो जितने लोग बचे रहते उनमें से कोई लीडर बन जाता। ऐसे करके अब लोग ने इसको स्वस्फूर्त आगे बढ़ाया, इन्हें सो मोटो अपने से आंदोलन आगे बढ़ता है, लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन जीरो आवर हो जाने के बावजूद आंदोलन दम नहीं तोड़ता है। बहुत से नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन आंदोलन तब भी नेतृत्वहीन तरीके से चलता रहता है। कुछ नेता रहते हैं जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत रहती है मैसेजेस पहुंचाने के लिए, इंडिया को एक सूत्र में बांधने के लिए। वो लोग गिरफ्तारी से बच करके इस आंदोलन को अलग अलग जरियों से चलाते हैं। तो उस वक्त जो प्रमुख नेता रहते हैं वो रहते हैं राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। ये दोनों गिरफ्तार नहीं होते और अंडरग्राउंड रह करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली का नाम पूछता है ना कि कौन से आंदोलन से जुड़े हो। उसके अलावा उषा मेहता का एक नाम आप याद रखेंगे, उषा मेहता। उषा मेहता ने रेडियो के जरिए इस आंदोलन का प्रमोशन किया था, रेडियो के जरिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार इधर उधर के एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी में, व्यापम में, पीएससी में कई बार पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार रेडियो के माध्यम से किस आंदोलनकारी ने किया था? उषा मेहता। अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया प्रमुख नेता कौन से आंदोलन के थे? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट गतिविधि जो भारत छोड़ो आंदोलन में होती है वो है समानांतर सरकारों का बनना। समानांतर सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब समझिए, जैसे कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज है, इंडियंस आए, यहाँ पे कुछ अफसरों को वहाँ से भगाया और ख़ुद अपना भी ऑफिस डाल लिया और बोले आप हमको मानो। जनता अंग्रेज़ों के ऑफिस में ना जाकर हमारे ऑफिस में आए, अपनी बातें अंग्रेज़ों के सामने ना रखकर हमारे सामने रखी। मतलब ये कि अंग्रेज़ों के रहते रहते ही कुछ क्षेत्रों में इन्होंने समानांतर स्वयं की सरकार बना ली थी भारतीयों ने। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट्स 4 जगह बनी थी। अगर आप देखें, बलिया, तामलुक, सतारा और एक और जगह तलचर। ठीक है, ये भी पूछता है, कल के मेरे एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन भी था। तलचर है ना, ये तलचर। 4 जगह समानांतर सरकार बनती है, बलिया, तामलुक, सतारा और तलचर। ठीक, जिसमें ये पूछता है कि पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पहली समानांतर सरकार के नेता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, इन चारों में से सबसे पहली समानांतर सरकार बनती है बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया यूपी में, और इसके वो नेता जो वहाँ पे समानांतर सरकार का गठन करते हैं उनका नाम रहता है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे। एक दो लोगों के नाम जैसे कि आप देखेंगे, जैसे अगर आप तामलुक की बात करते हैं, तामलुक में एक और नाम याद रख लीजिए, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र नाम के एक व्यक्ति, वहां पर उन्होंने समानांतर सरकार बनाई। सतारा की बात करते हैं तो वाईबी चौहान और नाना पाटिल। ये 3 जगह पे नेताओं के भी नाम आते हैं कि कौन कौन आए थे, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो चित्तू पांडे, क्योंकि पहली समानांतर सरकार वहीं बनी थी। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे, तामलुक ताम्रलिप्ति आज जो बंगाल में है, ठीक है, वहाँ के नेता सतीश चंद्र, और उसके बाद सतारा महाराष्ट्र, वहाँ के नेता वाईबी चौहान और नाना पाटिल। ठीक है, ये 3 जगह के समानांतर सरकार के नेता याद रखना। तो यहाँ पे क्या आपने ध्यान दिया, समानांतर सरकारें भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों में से एक बात थी। 4 जगह बनी थी, जिसमें से 3 जगह प्रोमिनेंट थी, जिसमें बलिया, सतारा और तामलुक है। और वहाँ पे कौन थे जिन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी, खास तौर पर चित्तू पांडे जो बलिया में बनाए थे, इनको पूछता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये सारी चीज़ें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ज़रूरी। ठीक है, तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन चलता ही रहता है। बीच में गांधी जी काफ़ी लंबा उपवास भी देखते हैं। आप देखते हैं कि 10 फरवरी 1943 को गांधी जी का सबसे बड़ा उपवास भी चलता है, 21 दिन के उपवास का अनाउंसमेंट करते हैं, बट वो 13 दिन के अंदर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की ही बात है ना।
ठीक है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो अंग्रेज़ों को छलावा दे करके फिर वो जेल से निकल जाते हैं, मतलब अंग्रेज़ों को उनको छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। कुल मिलाकर के ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, अंग्रेज़ बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर से विश्व युद्ध, जापान, और फिर इधर ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो आप ये मान के चलो कि 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी कांड होता है, जिसमें अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, उस वजह से जापान जो है वो क्विट कर लेता है, क्योंकि पूरी तरह बर्बाद हो जाता है उसमें। अगर वो नहीं हुआ रहता तो ये लोग हार रहे थे इसमें। जापान पूरी तरह से हावी रहता है, और जापान के ऊपर अगर वो बॉम्ब नहीं ड्रॉप किए गए रहते तो जापान क्विट नहीं करता, अंग्रेज़ हार जाते। तो उस टाइम ये स्थिति चल रही थी। और इसी बीच में क्या था ना, जब अंग्रेज़ जिस गुट में थे विश्व युद्ध में, उनको जब ये पता चला कि भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और विश्व युद्ध में भी लोगों की हालत ठीक नहीं है, ठीक है, पूरे गुट को नुकसान हो रहा था, पूरा गुट हार रहा था, और ब्रिटेन के अंदर भी आंदोलन तेज़ हो गए थे वहाँ पे कि तुम आज़ाद करो इंडिया को भाई, विश्व युद्ध की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती है देशों में, ऊपर से तुम पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करो, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पालना, 2 वक्त का खाना भी प्रोवाइड करने में तुमको पैसा तो लगेगा ना। तो ब्रिटेन के लोगों का कहना था तुम इंडिया को आज़ाद करो, वो लोग बोल रहे हैं हमको सेल्फ रूल तो आप दे दो, हमको नहीं चाहिए, और वो पूरी अपनी ट्रूप्स को बुलाओ वापस और ब्रिटेन में उस पैसे का इस्तेमाल करो। तो चौतरफा अब अंग्रेज़ों के ऊपर ना दबाव बनने लगा था कि हम इंडिया को आज़ाद कर दें। और ये मान के चलो कि 1943 में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। एक पढ़ते हैं हम, उसको उतना डिटेल अभी आपको जाना नहीं है, अटलांटिक नौका विहार बोला जाता है उसको, अटलांटिक चार्टर, मतलब ना ब्रिटेन जिस गुट में था विश्व युद्ध में, उनके सारे देश के जो हेड होते हैं उन लोग अटलांटिक ओशन में एक शिप में मीटिंग करते हैं, जिसमें वो लोग फिर ब्रिटेन को बोलते हैं कि अब आप इंडिया को आज़ाद कर दीजिए, ऐसी व्यवस्थाएं करना प्रारंभ कर दीजिए जिससे इंडिया को आज़ादी मिल जाए, क्योंकि अब इंडिया को आप ज़्यादा दिन रेजिस्ट कर पकड़ कर जकड़ कर नहीं रख सकते। तो वो अटलांटिक चार्टर की मीटिंग के बाद आप मान के चलो ब्रिटेन इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि धीरे धीरे करके मुझे सत्ता हस्तांतरण कर देना है। इसी बीच में आप देखो विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद फिर वो लोग एक एक करके ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिलती है। तो वो 1944-45 की बात है। वहाँ जाने से पहले समानांतर 1-2 जो और घटनाएं थी वो यहाँ पर आपको फ्लैश हो रही हैं। इसी बीच में देखो एक और व्यक्ति जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, एक चर्चित व्यक्ति थे दूसरे विश्व युद्ध के समय, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस का एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी और बोस के बीच में कोई विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से बोस कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस में कभी वापस नहीं आते। सन 1942 में जाकर के आज़ाद हिंद फौज से वो जुड़ते हैं और आगे की पूरी लड़ाई आज़ाद हिंद फौज के जरिए ही लड़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज एक तरह से अंग्रेज़ों की भारतीय सेना थी जिनको जापान ने हमला करके सिंगापुर, अंडमान निकोबार में अपने अधीन कर लिया था, मतलब उनको आज़ाद करवा लिया। तो ये जितने भारतीय सैनिक थे, करीब 40,000 सैनिक जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, अब वो क्या कर रहे थे, वो अंग्रेज़ों को भारत से हटाने के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ पर देख रहे थे कि जापान बहुत शक्तिशाली 1942 में, तो वो जापान की भी हेल्प ले रहे थे ताकि उनके साथ मिल करके हम अंग्रेज़ों को इंडिया से खदेड़ सकें। तो ये आज़ाद हिंद फौज के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था सिंगापुर में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी तो बाद में जाके इसके नेता बने, पर इसका गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस इसके कैप्टन बनते हैं। और ध्यान रखना इसीलिए INA डे यानी कि आज़ाद हिंद फौज दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक, क्योंकि उस दिन सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान मिलती है 21 अक्टूबर 1943 पर। मेन संगठनकर्ता कौन है, कैप्टन मोहन सिंह। कहाँ बनी थी आज़ाद हिंद फौज, सिंगापुर में। ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो ब्रिगेड थी, सारे सैनिक थे, उनसे 3 मेन ब्रिगेड थी, याद रखना, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड थे, ठीक है। एक गांधी, एक नेहरू और एक सुभाष ब्रिगेड है। और एक महिला रेजिमेंट थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान रखिएगा। सुभाष, गांधी, नेहरू ब्रिगेड और फिर रेजिमेंट थी एक महिला रेजिमेंट जिसका नाम था रानी झांसी, रानी ऑफ झांसी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बोला जाता है उसको, ठीक है। पूछता बताइए आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से था, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1945 आज़ाद हिंद फौज की ओर से बता रही हूँ मैं, विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
तो ये लोग जो जापान का सहारा लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, अब जापान तो बैकड्रॉप में चला जाता है, अब जापान क्विट कर लेता है, तो इनको जापान का सहारा नहीं मिलता। जापान पूरा अपने आप को क्विट कर लेता है, म्यांमार से अंडमान निकोबार सब वापस चले जाता है उस हिरोशिमा नागासाकी के अटैक के बाद। अब कौन वापस हावी हो जाते हैं? अंग्रेज़। तो वो सारे सैनिक जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया था जापान से मिलकर, आज़ाद हिंद फौज के, उन सबको गिरफ्तार करते हैं अंग्रेज़ और भारत के लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। तो सन 1945 में याद रखिएगा चलता है लाल किला मुकदमा, जिसे हम INA ट्रायल्स बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, ठीक है, जिसमें मेन अभियुक्त जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहता है वो है PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढींगलन। इन तीनों के नाम याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज के ये 3 सैनिकों के ऊपर वो लोग देशद्रोह का आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा जो ली थी एक सैनिक के रूप में उसका आह्वान नहीं किया या उसका पालन नहीं किया, ठीक है। तो PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन के ऊपर ये आपका ट्रायल्स चलते हैं। आपको वर्ष पूछता है, याद रखना, तीनों अभियुक्तों के नाम पूछता है। और अब ऐसा हो गया था कि विश्व युद्ध समाप्त ज़रूर हो गया था पर हम काफ़ी हावी हो चुके थे ना अपने आंदोलनों में, तो अब हम चाह रहे थे कि इन तीनों को सज़ा ना हो। जैसे इनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चला तो भारतीयों ने अपने पूरा जोर लगा दिया कि इन तीनों को सज़ा ना हो। तो कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, कई लोगों की तरफ से कई सारे वकील इनको दिए गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लाल किले मुकदमे में इन तीनों अभियुक्तों की वकालत किसने की थी। तो देखो, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसिफ अली, ठीक है, तथा जिन्ना, ये 4-5 लोगों ने इन तीनों की वकालत की थी। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ तो हावी थे उस टाइम, इन लोगों की पैरवी करने के बावजूद ये लोग हार गए और इन तीनों को फांसी की सज़ा हो गई। मतलब अनाउंस हुई थी कि इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाएगी, पर जैसी ही फांसी की सज़ा सुनाई गई जन आक्रोश इतना भड़क गया, लोगों का इतना प्रेशर अंग्रेज़ों के ऊपर आने लगा कि मजबूरी में आकर के फांसी की सज़ा को माफ़ करना पड़ा। तो इस तरह से ये लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों के ऊपर, वर्ष अच्छे से याद रखेंगे, अभियुक्तों के नाम याद रखेंगे और वकीलों के नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब वापस आ जाते हैं 1945 में। मैंने बोला अंग्रेज़ अब मन बना चुके थे, एक एक करके वैसे प्रस्ताव भेज रहे थे जिससे कि हमको वो लोग सत्ता हस्तांतरण कर सके। तो सन 1945 में इंडिया के वाइसरॉय रहते हैं लॉर्ड वेवेल, वो एक योजना लाते हैं जिसको हम कहते हैं वेवेल की योजना, वेवेल प्लान कहा जाता है इसे। तो ये लॉर्ड वेवेल की जो योजना रहती है उसमें एक मुख्य बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की जो मंत्री परिषद है, कार्यकारी परिषद बोला जाता है उसे, जैसे आज प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है ना, वैसा गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद या कार्यकारी परिषद में इंडियंस की संख्या ज़्यादा होगी, या मैं कहूँ इंडियंस ही होंगे बस। इसमें से 50% हिंदू होंगे और 50% मुसलमान होंगे। एक गवर्नर जनरल होगा अंग्रेज़, कुछ सैन्य प्रमुख होंगे अंग्रेज़, शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें 50%, मतलब 10 लोग हैं तो 5 हिंदू 5 मुसलमान, ऐसा, ठीक है, ताकि पूरी तरह से इंडियंस को प्रशासन में आप शामिल कर लें और धीरे से सत्ता उनके हाथ में सौंप कर चले जाए। ये थी वेवेल की योजना कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में का भारतीयकरण किया जाएगा और हिंदू और मुसलमानों को 50-50% सीटें आवंटित कर दी जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, वेवेल की इस योजना पर अगर आप देखें तो हुआ था शिमला सम्मेलन इसी वर्ष 1945। शिमला सम्मेलन में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई शिमला में, सभी सदस्य मिलकर के, सभी दल, मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सब मिलकर के शिमला में मिले और वेवेल की योजना पर विचार विमर्श हुआ कि क्या हमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग ने ये शर्त रख दी कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट इस कार्यकारी परिषद में होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग पार्टी से होंगे, जबकि ऐसा नहीं था कि भारत के मुसलमान केवल मुस्लिम लीग से जुड़े थे। स्वयं अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेसी थे जो कि एक मुसलमान थे। मुस्लिम लीग भारत के संपूर्ण मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी क्योंकि कई मुसलमान अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े थे। अब यहाँ पे वेवेल की योजना में क्या बोला कि 50% मुस्लिम होंगे, वो कोई भी पार्टी से होने चाहिए। फिर मुस्लिम लीग ने शर्त रख दी कि नहीं, वो 50% मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीग से होंगे, ठीक है। जबकि इस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस को उस वक्त लीड ही अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, तो कांग्रेस ने उनका नाम एक फॉरवर्ड किया अपने तरफ से। तो ये इस बात पर
इस बात पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वहाँ पर ठन गई, वहाँ पर उनका विवाद हो गया और शिमला सम्मेलन फेल हो गया, वेवल की योजना भी फेल हो गई। तो 1945 में वेवल योजना याद रखेंगे आप और शिमला का सम्मेलन। क्लियर है चीज़? ठीक है। उसके बाद 1946 आता है। ये नौसेना विद्रोह वगैरह पैरेलल घटनाएं हैं, इसमें एक दो बातें कहीं कहीं कुछ कुछ घट रहा था वैसा है, बस क्रम से याद रखना। जैसे कि 1946 में RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी, जो अंग्रेज़ों की नेवी थी, नौसेना, उसमें नस्ली भेदभाव के शिकार कुछ भारतीय सोल्जर्स ने, कुछ भारतीय ट्रूप्स या स्टाफ ने विद्रोह कर दिया था। उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा था नाव में ठीक से, नस्ली भेदभाव हो रहा था, उनकी वर्क कंडीशन भी अंग्रेजी जो स्टाफ था उससे गलत थी। इस वजह से वो लोग भेदभाव की वजह से वहाँ पर रिवोल्ट करते हैं, जिसे हम नौसेना विद्रोह कहते हैं। ये विद्रोह 1946 में होता है। ये दो युद्धपोतों में होता है, यानी कि ये शिप्स में होता है ना विद्रोह। एक है INS तलवार और दूसरी INS हिंदुस्तान। ये दो शिप्स रहती है जहाँ के भारतीय जो स्टाफ है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्योंकि उन्हें ख़राब भोजन दिया जा रहा होता है और उनके साथ अंग्रेज़ नस्ली भेदभाव कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर बाद में भारत की तरफ से पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जाकर उन लोगों को समझाते हैं, ठीक है, कि आप अभी ये विद्रोह को शांत कर दीजिए, हम आज़ादी के बहुत करीब हैं, हम बहुत कुछ अभी पॉलिटिकली अचीव कर रहे हैं, तो आप लोग ये विरोध प्रदर्शन ना करें। तो इन दोनों के समझाने पर ये दोनों ही शिप के जितने भारतीय होते हैं वो शांत हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन नौसेना विद्रोह कब हुआ था, कौन सी युद्धपोतों पे हुआ था, किसने उनको समझाया था, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रम से 1946। अब ऐसा होता है कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया, दो प्रस्ताव आ गए थे, अगस्त प्रस्ताव भी, क्रिप्स मिशन भी हमने रिजेक्ट कर दिया, पर अंग्रेज़ों ने, और वेवल योजना भी आई थी उसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने मन बना लिया था कि हमें आज़ादी दे देंगे। इसी क्रम में 1946 में वो कैबिनेट मिशन भेजते हैं। याद रखना 1932 का मैकडॉनल्ड अवार्ड, 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 42 का क्रिप्स मिशन और 46 का कैबिनेट मिशन। इनको मैच द फॉलोइंग में कई बार दिया है, वर्ष दे देता है एक तरफ, क्योंकि ये चारों अंग्रेज़ों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव थे। क्या बोला मैंने? 32 का मैकडॉनल्ड अवार्ड, 40 का अगस्त प्रस्ताव, 42 का क्रिप्स मिशन और 46 का कैबिनेट मिशन। ये सब अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर भेजे गए प्रस्ताव थे, जिनमें अंतिम वाला जो कैबिनेट मिशन है इसको इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें वो हर चीज़ देने को तैयार थे जो हम उनसे मांग रहे थे, बिना किसी शर्त के। वो हमारे लिए अंतरिम सरकार बना कर देने वाले थे, हमें एक डोमिनियन का दर्जा ऐसा देने वाले थे जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वायत्तता हो, और हर चीज़ हमारे लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बना कर देने वाले थे। और इसीलिए इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ही भारत में संविधान बनना शुरू हुआ। आप लोगों ने संविधान अगर पढ़ा होगा तो उसकी स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते हैं कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन प्लान में बोला था कि हम इंडिया में एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे जो हमारे लिए एक संविधान बनाकर तैयार करेगी। तो इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। कैबिनेट मिशन में ध्यान रखिएगा 3 मेन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे पूछता है तो पैथिक लॉरेंस। हालांकि स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, बट यहाँ पे सिर्फ एक मेंबर थे। ये तीनों के नाम पूछता है, याद रखना। और अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो उसको इससे भी प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें पृथक देश पाकिस्तान की कोई मांग नहीं रहती, और मुस्लिम लीग सन 1940 से लाहौर अधिवेशन से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही आ रही थी, और वो देख रहे थे कि अंग्रेज़ कब ये प्रस्ताव को आगे रखेंगे, बट अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इस वजह से मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट करती है, और 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग बनाती है सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब इसमें बहुत सारी हिंसाएं होती हैं। मुस्लिम लीग कहती है कि अब हमको सीधा कार्रवाई करना है अंग्रेज़ों के ऊपर, और उनको मजबूर करना है कि हमको एक अलग देश पाकिस्तान बना करके दे।
तो अपनी बातों को रखने के लिए वो एक तारीख चूज करती है 16 अगस्त, जिस वजह से बहुत सारी सांप्रदायिक हिंसा भी भारत में भड़कती है। 16 अगस्त का दिन बहुत ही बुरा रहता है भारत के लिए, बहुत सारे प्रांतों में हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को आते हैं। ठीक है, तो सीधी कार्रवाई दिवस मतलब भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा, ये मान के चलो ऐसा होता है उस टाइम। तो एक तो 22 दिसंबर की डेट याद रखना जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, और एक 16 अगस्त की डेट याद रखना जब मुस्लिम लीग ने ये भी बनाया था, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है, धीरे 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 चीज़ें सुलझ रही थी, मुस्लिम लीग अड़ंगा लगाती है। अब इसके बाद क्या होता है, 1947 आता है, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो चुका रहता है और क्लेमेंट एटली नाम के वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे पहले अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया रहता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। अब होता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं ब्रिटेन के, तो उनके ऊपर चौतरफा प्रेशर आता है कि अब आप इंडिया को आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। तो फिर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन से भी बात नहीं बनी, तो 1947 में, फरवरी 1947 में ये एटली एक घोषणा करते हैं, जिसको एटलीज डिक्लेरेशन 1947 बोलते हैं, या एटली की घोषणा 1947 बोलते हैं, जिसमें वो दो बातें कहते हैं। पहली बात कि 30 जून 1948 से पहले किसी भी हाल में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल घोषणा तय तिथि के साथ देते हैं। उससे पहले मतलब वो कभी भी हो सकता है, 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय बना करके भेजे जाएंगे, जिन्हें कार्य ये दिया जाएगा कि आप कैसे भी करके भारत को आज़ाद करने का प्लान बनाओ। ठीक है, तो ये एटली की घोषणा होती है फरवरी में। मार्च में माउंटबेटन वाइसरॉय बनकर आ जाते हैं, वेवल वापस चले जाते हैं। अब माउंटबेटन आते हैं, मुस्लिम लीग से चर्चा करते हैं, कांग्रेस से चर्चा करते हैं, और फाइनली एक प्लान बनाते हैं जिसे कहते हैं माउंटबेटन योजना, जून 1947। दरअसल जब वो भारत में चर्चा करते हैं तो वे देखते हैं कि दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिन्ना और नेहरू। नेहरू जी जो है उनका नाम कांग्रेस वैसे फॉरवर्ड कर चुकी रहती है। जिन्ना से जब बात करते हैं माउंटबेटन, तो जिन्ना कहते हैं या तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ या तो हमें अलग देश पाकिस्तान दो। तो जब ऐसी शर्त रखते हैं तो गांधी जी नेहरू को बोलते हैं कि भाई तुम स्टेप बैक कर लो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते हैं इंडिया का, तो विभाजन नहीं होगा। तो नेहरू बोलते हैं नहीं, मैं स्टेप बैक नहीं करूँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो दोनों प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ते हैं, तो अंत में जाकर ना तो माउंटबेटन के हाथ में कुछ रहता है ना गांधी जी के, विभाजन एक लौता तरीका रह जाता है। इस वजह से वो बनाते हैं माउंटबेटन योजना, जिसे भारत के लोग मन बांटो योजना भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की बात रहती है। तो माउंटबेटन एक प्लान बनाते हैं कि भाई कोई नहीं मान रहा है, भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा, पर एक अलग देश बनेगा पाकिस्तान, दोनों के बीच में एक रेड क्लिफ लाइन खींची जाएगी। आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा जो है रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है ना। ये रेड क्लिफ लाइन खींची जाएगी, उसके लिए एक रेड क्लिफ, एक व्यक्ति रहते जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनता है जो भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना बनाता है। ठीक है, मतलब बॉर्डर लाइन खींचता है। योजना क्या मैं बोलूँ, बॉर्डर लाइन खींचता है। तो क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाली समिति ने ही वो बॉर्डर लाइन खींचा कि पंजाब का कौन सा हिस्सा, तो गुजरात का कौन सा हिस्सा, तो इधर बंगाल का कौन सा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान है। इस वजह से भारत पाकिस्तान के बीच की जो विभाजन रेखा है उसको हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनाए जाएंगे, दोनों के बीच में आपकी विभाजन रेखा खींची जाएगी, उसके लिए रेडक्लिफ आयोग बना। भारत में जितनी देशी रियासतें होती हैं वो देशी रियासतों को ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और चाहे तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं, इसकी भी फ्रीडम उनके पास है। ऐसी एक माउंटबेटन की योजना बनती है जून 1947 में, जिसे सब राजी हो जाते हैं, जिन्ना भी, गांधी भी, नेहरू भी, हर कोई। ठीक है, और उसके बाद ये माउंटबेटन भेजते हैं इसको ब्रिटेन की संसद में रखने के लिए। ब्रिटेन की संसद तो देख ही रही रहती कि कोई यहाँ पे कड़ी सुलझे तो हम आराम से इसको सत्ता हस्तांतरण करके वापस चले जाएं। तो होता वही है, माउंटबेटन की योजना को वहाँ पे भी स्वीकृति मिल जाती है। फलस्वरूप वहाँ से एक औपचारिक प्रस्ताव आता है जिसके तहत पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए। ठीक है, इसको
जब ब्रिटेन भेजा जाता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनकर ही भारत आता है, जिसके तहत पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, इसके बाद क्या है, जितनी देशी रियासतें उनको ऑप्शन रहते हैं वो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें। अब इंडिया में उस टाइम के होम मिनिस्टर रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये बड़ा टास्क दिया जाता है कि इंडिया के अंदर करीब 552 रियासतें होती हैं, उनको आप मनाइए कि वो इंडिया को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर उनको आपने ऑप्शन दे दी कि आप स्वतंत्र रहेंगे तो आप सोचो इंडिया कैसे दिखेगा, पूरा छिद्रित दिखेगा। वो लोग सब इंडिपेंडेंट रहेंगे तब भी इंडिया, बीच बीच में कोई रियासत, बस्तर रियासत, सरगुजा रियासत, रायगढ़ रियासत अलग, और इंडिया से है ही नहीं उनका लेना देना, तो पॉसिबल नहीं था ना ये। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी 550 रियासतों से बात करते हैं, साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाते, किसी को लालच देना, किसी को धमकाना, किसी को समझाना, हर चीज़ करते हैं। और 3 को छोड़कर शेष सभी रियासतों को मना लेते हैं कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए, और इस वजह से उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, लौह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि प्रथम गृह मंत्री के रूप में वो ये जो भूमिका निभाते हैं वो किसी के लिए भी आम बात नहीं थी। इसलिए इंडिया में उनकी गुजरात में बनी ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत को एकता के एक सूत्र में बांधने वाले वही थे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो भारत तो पूरा बिखरा हुआ रहता, कहीं कोई रियासत, कहीं भारत, फिर रियासत, कोई भारत। आप सोचो नीचे जा रहे हो तो पहले एक दूसरा देश पड़ेगा, फिर भारत पड़ेगा, फिर एक दूसरा देश पड़ेगा, फिर तो एकता के सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति वही थे। ये आसान काम नहीं था। वो पूरी 552 रियासतें आज़ाद रहना चाहती थी। उनको किस तरह से मना करके तुमने भारतीय संघ में मिलाया, ये उनकी कूटनीति का परिचय देता है। तो इस वजह से इनको भारत का लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया से कई सारी उपाधियां दी जाती। अंत तक के 3 नहीं मानती, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है। जो हैदराबाद है वहाँ पे फिर पुलिस एक्शन किया जाता है, पुलिस भेजकर ज़बरदस्ती वहाँ के निज़ाम को भगाया जाता है और उसको मर्ज कर लिया जाता है। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह मतलब वहाँ के लोग जो ना इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, राजा मुसलमान था तो वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था जूनागढ़, तो वहाँ पे लोगों से पूछा गया, लोगों ने बोला भारत, तो जनमत संग्रह जिसको हम रेफरेंडम बोलते हैं उससे जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। और कश्मीर, कश्मीर का राजा था हरि सिंह जो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन जैसे हमने हैदराबाद पर पुलिस एक्शन किया वैसे ही कश्मीर पर पुलिस एक्शन पाकिस्तान ने कर दिया, कश्मीर को ज़बरदस्ती मर्ज कर दिया। वो तब से पड़ा हुआ पीछे कश्मीर के, ठीक है। लेकिन जैसे हरि सिंह देखा कि पुलिस का आक्रमण हुआ है, पाकिस्तान ज़बरदस्ती हमको मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, तो हरि सिंह भागे भागे आया जवाहरलाल नेहरू के पास, बोले हमको आज़ाद नहीं रहना, हमको इंडिया में मर्ज होना है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, हमें कुछ स्वायत्ताएँ चाहिए, कुछ फ्रीडम्स चाहिए, उसी के बाद हम मर्ज होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, हमें भी कश्मीर की ज़रूरत थी, बहुत सारे संसाधन, भारत का एक अभिन्न अंग था कश्मीर। तो फिर उसके बाद राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। और वही शर्तें आप देखते हैं बाद में आर्टिकल 370 में डाली गई। जिसे आप जानते हैं ना, कश्मीर को एक अलग दर्जा था पहले, वो भारत के अंदर राज्य होने के बावजूद कोई भी कानून जैसे किसी राज्य में यूं ही लग जाता है, वहाँ पे जब तक कि वहाँ की विधानसभा अलाउ नहीं करेंगी नहीं लगता। आप जहाँ के वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी रहता है। कश्मीर का अलग से संविधान था पहले, ठीक है। वहाँ का जो हेड था उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोला जाता था, गवर्नर और मुख्यमंत्री की जगह। तो उनके अलग तरह के नियम थे जिसको इंडिया ने अलाउ किया हुआ था, 370 में डाला हमने, लेकिन वो टेम्पररी व्यवस्था थी। अब तो वो पूरी तरह से इंडिया का अभिन्न अंग बन गया, करके हमने 370 हटा दी। तो इस तरह से ध्यान रखना, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये तीनों नहीं माने थे, शेष सभी को वल्लभ भाई पटेल ने बना लिया, लेकिन फिर बाद में इन तीनों को भी मर्ज कर लिया जाता है। क्लियर है चीज़, समझ में आई बात? इस तरह से भारत आज़ाद होता है। आप इतिहास से और यहाँ की क्लासेस से भी आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यही पूरा मेन सेक्शन ऑफ हिस्ट्री है जो मैंने आपको तकरीबन पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर पढ़ाया। 1857 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री, जिन घटनाक्रम के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, आपके उस 4 से 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस यहीं से आने के चांसेस हैं। आपको मैंने टॉपिक्स के साथ साथ एक तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़कर बताया, बीच में मैंने सारे फैक्ट्स बताए, लेकिन इन 4, 5, 6 क्लासेस में ये संभव ही नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं और अपना पूरा रट सकूं। हिस्ट्री में हम आपको एक गाइड कर सकते हैं, एक तरीके से आपको एक
स्केलेटन बता सकते हैं, ढांचा, ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, यहाँ से ये आता है, ठीक है। और ये जब आपको पढ़कर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि इसमें ना ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, बस। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपका ज़्यादा काम है। जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी क्लास आपने अटेंड की, जो भी नोट्स आपने बनाए, उसको आपको रटना पड़ेगा। क्रिप्स मिशन कब आया, उसमें कौन मेंबर था, कौन अध्यक्ष था, क्या प्रस्ताव थे, कैबिनेट मिशन क्या था, क्रम से कौन से आए। तो हिस्ट्री ज़्यादा रटने वाला पार्ट है, समझने से ज़्यादा, ठीक है। बस उसमें क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है, उनकी जो चीज़ें हैं उसको समझाया है, ताकि आप समझते या रात याद करते वक्त ये ना हो कि क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें थी आपके, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा 4 ही क्वेश्चन आएंगे वैसे लिखा हुआ है। और अगर महिला पर्यवेक्षक देते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो बड़ा वाला सेक्शन है जिसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उसमें भी 8 सब सेक्शन है जिसमें से एक हिस्ट्री है। तो महिला पर्यवेक्षक में भी आपका 4 से 6 क्वेश्चन आएगा और इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अगेन सिलेबस बिल्कुल सेम है। हम ये समझते हैं कि 50% क्वेश्चन जो हैं, जैसे 4 क्वेश्चन आए, सो 2 क्वेश्चन जो आएंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के ये वाले सेक्शन से आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, और 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो सभ्यता संस्कृति से आएंगे, ठीक है। वैसे ही आपका महिला पर्यवेक्षक में भी अगर मान के चलो 6 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन अकेले ये मॉडर्न हिस्ट्री में 57 की क्रांति के बाद से यहाँ तक आएंगे, और 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो सभ्यता संस्कृति, एंशिएंट और मिडिवल। सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, और लक भी ऊपर भी है कि हम जितना पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनमें से वो क्वेश्चन नहीं फंसते, कई लोग कुछ ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं उसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब हिस्ट्री इतना बड़ा है ना, अनंत है हिस्ट्री, कोई अंत नहीं इतिहास की घटनाओं का। वो कहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के दे दे, आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ी हो, कोई नहीं कह सकता। बट यूजुअली व्यापम उतना टफ लेवल नहीं रखता है। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, यानी आपने स्मार्ट वर्क किया है, आपने बहुत सारे पास्ट पेपर्स देखे हैं, तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने पास्ट पेपर्स को अच्छे से देखा हुआ है, सॉल्व किया, उसके आंसर्स आते हैं, आप देखिए 4 में से 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं उसमें से। समझ में आ रही बात। ठीक, यहाँ आज मेरी क्लास एंड होती है। बाकी आप यहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़े हुए हैं, कभी भी कोई तकलीफ होती है तो आकर आप हमसे बात करिए। आगे कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी इंक्वायर कर सकते हैं, आगे पीएससी वगैरह करना है तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इतनी गाइडेंस से आप पीएससी आगे के व्यापम के एग्जाम के लिए तैयार हैं तो आप एक कोशिश खुद से भी करके देखिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आप आकर मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।